एक दौर था 2005 के पहले कि पूरी सिवान विधानसभा का 80% बूथ छाप दिया जाता था। पुराना जीरादेवी विधानसभा का 80% बूथ छाप दिया जाता था। अपनी हार वो लोग स्वीकार कर लिया। उनके भीतर किससे रिपोर्ट है को लोग मान लिए हैं कि विजय लक्ष्मी, उन लोगों का मानना है कि विजय लक्ष्मी देवी 1.5 लाख वोटों से आगे चल रही है। 2 दिन से देख रहे हैं कि हमारे समर्थकों को, जो गांव में जो लोग हैं, उनको कई जगह धमकी दिया गया। अभी वो हिना जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उनके पति का अधूरा काम क्या था? आतंक पैदा करना, भय पैदा करना, बूथ कब्जा करना, कोई झंडा, विपक्ष का झंडा लगे उसको गोलियों से उड़ा देना, जमीन कब्जा कर लेना, संपत्ति इकट्ठा करना, यही तो उनका अधूरा काम बचा है। यही काम वो करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग की टीम आज सीधी बात करने वाली है सिवान के कदावर राजनेता, जिनका वर्षों से राजनीति का अनुभव रहा है, विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के अगुवा रहे हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सिवान संसदीय सीट से जदयू की प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी के पति श्री रमेश कुशवाहा जी, आपका सिवान डायलॉग के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और जब तक यह वीडियो समाज के बीच में जाएगा, हो सकता है चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त भी हो गई रहेगी। तो काफ़ी मेहनत किया है आपने। आपको क्या लगता है इस चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जब आप प्रचार समाप्त हो गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 6 विधानसभा क्षेत्र है इस लोकसभा में जी, और हर विधानसभा में चाहे अगड़े समाज के लोग हों या पिछड़े समाज के लोग हों या अति पिछड़े समाज के लोग हों, दलित हों, महादलित हों, हर जगह एक बहुत ही शानदार किस्म का माहौल बना है जी। और पिछले लोकसभा चुनाव से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति है जी। और जनता में इस बार काफी उत्साह देखने को मिल रहा है जी। और हमने तो ये देखा कि जब मोदी जी कल आए थे तो सिवान की जनता भी कभी उतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी होगी जी, जितनी कल भीड़ थी। हमको लगता है कि 2.5 लाख से ऊपर लोग थे जी। उसके बाद उसमें कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा पंचायत नहीं था जिस गांव और पंचायत के लोग उस सभा में न गए हों। वहां से लौटने के बाद इतना जोश खरोश है जनता में, एक अजीब तरह की एक लहर टाइप की चली है। एक लग रहा है कि मतलब मास में एक तूफान तरह का हो रहा है और एनडीए के जनाधार का विस्तार हुआ है पिछले भी लोकसभा चुनाव से ज्यादा। यहाँ तक कि देखिए, जिले के जो पश्चिमी और दक्षिणी इलाके हैं जी, एक छोटी पार्टी, रीजनल किस्म की पार्टी थी, उसके भी जनाधार का बहुत बड़ा हिस्सा जी, वो एनडीए के साथ हो गया। हाँ, उसके नेता जरूर महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन जनता इधर है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस बार बड़े मार्जिन से, बड़े अंतराल से एनडीए प्रत्याशी श्री विजय लक्ष्मी देवी की जीत होने वाली है, ऐसा हमें लगता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम आवाम की आवाज निकल रही है जी। हाँ, 1 सप्ताह पहले तक लोग थोड़ा अध्ययन कर रहे थे, चिंतन मनन कर रहे थे, लेकिन 2 दिनों से तो लग रहा है कि लोग सड़क पर आकर के बोलना शुरू किए हैं। व्यवसायी तबका हो या खास करके गरीबों में, समाज का जो सबसे कमजोर और अंतिम पैदान पर खड़ा जो तबका है, जिसे हम अति पिछड़ा समाज कहते हैं, चाहे वो नुनिया समाज के लोग हों, बिंद मलाह समाज के लोग हों, कुम्हार समाज के लोग हों या अन्य
धानुक समाज के लोग हों, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है दरौंदा विधानसभा में। जी हर समाज के लोग सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और देश को मजबूत करना है। ये नारा बड़ी अपील किया है अब की बार 400 पार। तो ये मान के चला जाए कि अब की बार 400 पार में सिवान की भी एक सीट रहेगी। देखिए, सिवान तो ऐसे भी एनडीए का एक तरह से कहिएगा गढ़ रहा है, राजधानी रहा। जी मैंने लालू यादव के सरकार के पतन के बाद, जी या यूं कहिए तो 2009 से ही सिवान से एनडीए प्रत्याशी जीतते रहे हैं। जी 2009 में महज 35 से 40 हजार के बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, जिसका बीजेपी का एक तरह से कहिएगा तो पूरा पूरी समर्थन जी। प्राप्त था। 2014 में वो 1 लाख के अंतर से जीते। और कविता जी जब सीधी लड़ाई थी, जी आरजेडी के प्रत्याशी उधर थे, हिना थी, जी उस समय भी कविता जी ने 1,16,800 कुछ मतों से पराजित कर दी। जी इस बार थोड़ा सा उसी समीकरण का 2 हिस्सा है। जी ये समीकरण पूरा पूरी इंटैक्ट है एनडीए का, लेकिन उसमें भी विभाजन है। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यादव समाज का एक अच्छा खासा हिस्सा एनडीए को मिल रहा है। एनडीए की तरफ आ रहा है। ये हर जगह किसी भी गांव में आप जाइएगा तो यादव समाज में चर्चा है कि भाई रमेश जी अच्छे आदमी हैं, उनकी पत्नी को वोट देना कोई ये नहीं है। और सब लोग के मन मिजाज में है। एक तो इसका 2 कारण है। एक तो इसका कारण राष्ट्रीय है जी कि उनके अंदर भी यह चेतना जागृत हुई है कि राष्ट्र रहेगा मजबूत तो बिहार भी मजबूत होगा और सिवान भी मजबूत होगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब यादव समाज मतलब वो लालू जी के पूरा पूरी एक तरह से गिरवी हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। नहीं एक दौर था कि लालू जी जो कहते थे सो होता था। और खास तौर से जो सिवान की जो राजनीति रही है, सिवान में सबसे ज्यादा कोई झेला है तो ओबीसी झेला है और सवर्ण समाज झेला है। उस आतंक को लोगों ने देखा है। और यादव समाज का तो जनसंहार हुआ, एक ही दिन 11 लोग मारे गए और उसके चुने हुए जितने कार्यकर्ता लोग थे यादव समाज के, मुन्ना यादव को चिमनी में डाल दिया गया। जी और भी कई यादव समाज के लोगों को मार दिया गया। ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन ताकतों को जो आज ताकतें एक नए भेष में, एक नए आवरण में चुनाव लड़ रही हैं, उन ताकतों को पराजित किया जाना चाहिए। यादव समाज में बहुत ही सकारात्मक मैसेज है और यादव समाज के लोग मान लिए हैं कि चौधरी जी और बिहारी जी कहीं लड़ाई में वो नहीं है। ऐसे तो देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है इन दोनों के बीच आपस में इस बात की प्रतिद्वंदिता है कि कौन सेकंड है, कौन तीसरे नंबर पे है। जी रियल सच्चाई, ग्राउंड की सच्चाई यही है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार विजय लक्ष्मी देवी बहुत अतिशक्ति नहीं होगी, जी लेकिन जो पिछला जीत का जो रिकॉर्ड रहा है जी उससे जरूर आगे जाएंगी। निश्चित तौर पर वो 2 लाख के आसपास की जीत का अंतर रहेगा विजय लक्ष्मी देवी। यानी आप मान रहे हैं आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन की हेना साहब हार की चौका लगाने जा रही है। देखिए, ऐसा है कि हम 3 चुनावों से हम देखे हैं, जी पहले भी हम देखे हैं। शहाबुद्दीन साहब जरूर 4 बार सांसद रहे हैं और 2 बार विधायक भी रहे हैं, लेकिन सब बार बूथ कब्जा करके रहे हैं। ये रियल सच्चाई है, तथ्य। इसे कोई भी सीवान के आम लोग इनकार नहीं कर सकते। एक दौर था 2005 के पहले कि पूरी सिवान विधानसभा का 80% बूथ छाप दिया जाता था। पुराना जीरादेवी विधानसभा का 80% बूथ छाप दिया जाता था। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति बूथ कब्जा नहीं कर सकता है। ये तो कम से कम एनडीए की सरकार ने डेमोक्रेसी को बहाल कर दिया कि अब सिवान में या पूरे बिहार में कहीं बूथ कब्जा नहीं होगा। नहीं तो पहले तो बिहार और उसमें भी नंबर 1 था सिवान बूथ कब्जा के मामले में, रिकॉर्ड था। और उसके नायक हुआ करते थे मिस्टर शहाबुद्दीन जी। तो वो कभी भी आम जनता के मतों से वो चुनाव
नहीं जीते हैं। इस बार या जब से एनडीए की सरकार बनी है लोग मतदान कर रहे हैं, और मतदान जब भी होगा यहाँ पे तो एनडीए ही जीतेगा, इतना तय है। चाहे प्रत्याशी विजय लक्ष्मी हो, आप हो, हम हो, ये हो, वो हो, कोई हो, वो एनडीए ही यहाँ चुनाव जीतेगा। रियल ग्राउंड की सच्चाई है। इस चुनाव में हम लोगों ने कई चीज़ों को देखा है। इस बार के चुनाव की एक खास विशेषता रही है कि जिस भगवा को लेकर के लोग भगवा गमछा लगाने से, भगवा की बात करने से कतराते थे, आज वो लोग भगवा गमछा लेकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे। हर क्षण उनका रंग बदल रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक भोजपुरी में, हम लोग भोजपुरी जी भाषा के बानी जामनी जी जी तो भोजपुरी में एक कहावत बा कि सियरा उहे ह पूछ रंगौले बा। तो कोई व्यक्ति अगर भगवा ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आइडियोलॉजी चेंज होगी जी। वो भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो कल्चर है, उसको आत्मसात कर लिया। देखिए, जब सावरकर कहते हैं कि ये हमारी मातृभूमि भी है, ये हमारी पुण्य भूमि भी है जी। थोड़ा उनसे पूछा जाए क्या ये आप इसको पुण्य भूमि मानती हैं, तो कहेंगे कि नहीं, मातृभूमि तो मानेंगी लेकिन पुण्य भूमि वो नहीं मान सकती है। तो मेरा ही कहना है कि ऐसे लोग जो भारत को मातृभूमि माने और पुण्य भूमि न माने, ऐसे लोग चाहे कोई रंग ले ले, उनके राष्ट्र के प्रति कोई प्रेम सद्भाव हो ही नहीं सकता। तो मेरा ये मानना है, ऐसे तो हम किसी रंग पर बहस करना नहीं चाहते, वो अलग बात है रंग का, लेकिन वे लोग मजबूर हो गए, उनके सामने कोई अल्टरनेटिव नहीं था, और वो भी इसलिए किए हैं ताकि उनका पुराना जो स्वरूप था, उनका जो खौफनाक चेहरा था उस पूरे परिवार का, और उसी संस्कृति को वो लोग आज भी बढ़ाना चाहते हैं, उसी पर सामूहिक तौर पर थोड़ा आवरण देने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीवान की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक जनता है, ये जनता सब कुछ पहचानती है। आज भी जब वो लोग देख रहे हैं अपनी हार, वो लोग स्वीकार कर लिए हैं। उनके भीतर किससे रिपोर्ट है को लोग मान लिए हैं कि विजय लक्ष्मी, उन लोगों का मानना है कि विजय लक्ष्मी देवी 1.5 लाख वोटों से आगे चल रही है जी। 2 दिन से देख रहे हैं कि हमारे समर्थकों को, जो गांव में जो लोग हैं, उनको कई जगह धमकी दिया गया। अभी ओझा का बढ़िया से जी। अभी एक पता चला कि एक ब्राह्मण समाज के परिवार को उनके ही लोगों ने धमकी दिया है, क्योंकि आज टेंट शमियाना लगाकर वहां कार्यक्रम हो रहा था। माननीय अमरेंद्र पांडे जी आए थे, जो उचाईकोट के विधायक हैं, वो आए थे। तो जो व्यक्ति इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, उसी को धमकी दी गई। अभी वो आदमी हमको फोन भी किया था कुछ देर पहले, और इस तरह के कई जगह धमकी दी गई। एक कप्पू पांडे हैं, आपको मझोलिया गांव में परशुरामपुर के, उनको भी धमकी दी गई थी। कई जगह धमकी उनके गुर्गों के जरिए दिलवाया जा रहा है। तो जो व्यक्ति हताश होता है, निराश हो जाता है, अंत में वो बाहुबल का प्रयोग करना चाहता है और धमकी का प्रयोग करना चाहता है। हम तो चाहते हैं कि स्वस्थ राजनीतिक मुकाबला हो, और स्वस्थ राजनीतिक मुकाबले में पराजित किया जाए। लेकिन वे लोग आदतन, जब यहाँ सिक्के अनिल थे यहाँ के डीएम, तो उन्होंने एक शब्द कहा था, उस समय ये शब्द बड़ा मशहूर हुआ था कि शहाबुद्दीन आदतन अपराधी हैं। खैर वो तो मरहूम हो चुके, वो नहीं है, लेकिन उनके परिवार के जो नए वारिस हैं, वो इसी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उनसे भी और आगे जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि देखिए, जनता से ताकतवर कोई होता नहीं है जी, और परिस्थितियां भी ताकतवर होती है। हम ये कह रहे हैं कि हर आदमी को बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को बदलना चाहिए। रमेश कुशवाहा अपने आप को खुद बदला। हम जो है 90 के दशक वाले रमेश कुशवाहा नहीं है जी। हम 21वीं सदी के रमेश कुशवाहा हैं, और हम समझते हैं भारत की संस्कृति को। हम गांधी को भी समझे हैं, हम सावरकर को भी पढ़े हैं, और भारत की संस्कृति को समझे हैं। उस अनुसार अपने आप को लगातार हम
बदलते रहे जी। हैं, बदलने की कोशिश करते रहे हैं। और आज यही स्थिति है कि आज कल तक कुछ लोग कहते थे कि भाई रमेश कुशवाहा कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं, यही लोगों का था, मैंने बीजेपी गठबंधन में वो नहीं रह जी। सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये गठबंधन सबसे नेचुरल गठबंधन है, सबसे स्वाभाविक गठबंधन है, क्योंकि हम जिस सोशल बेस का खुद भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा एक एक सोशल बेस इसी धारा के साथ हर जगह खड़ा है और आगे और लंबे समय तक, दीर्घकालीन तक ये धारा बनी रहेगी। आपकी लड़ाई जिनसे हो रही है समाज में जो चर्चा के वैसे, ऐसे तो 13 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये माना जा रहा है कि एनडीए और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच मुख्य मुकाबला होने जा रहा है। तो एनडीए के खिलाफ में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं हेना साहब, वो लगातार इस बात को रिपीट कर रही हैं कि वो अपने पति के अधूरे कार्य को पूरा करेंगी। तो आप उस दौर के नेता हैं जिस दौर में शहाबुद्दीन भी राजनीति में आए और आप भी उसी दौर के नेता हैं। आप लोगों ने लगभग कुछ दिन आगे पीछे राजनीति की शुरुआत की होगी, तो आपने शहाबुद्दीन के उस हर दौर को देखा है, उनके हर कार्य को देखा है। तो हेना साहब का जो यह बयान, हर कार्यक्रमों में वो कह रही हैं कि हम अपने पति के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगी, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हिना जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उनके पति का अधूरा काम क्या था? आतंक पैदा करना, भय पैदा करना, बूथ कब्जा करना, कोई झंडा, विपक्ष का झंडा लगे उसको गोलियों से उड़ा देना, जमीन कब्जा कर लेना, संपत्ति इकट्ठा करना, यही तो उनका अधूरा काम बचा है, यही काम वो करते थे। तो इसी अधूरे काम को, यही उनका सपना भी है कि उनके नए वारिस लोग या उनके जो उत्तराधिकारी लोग हैं इसी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। तो इस मामले में वो गलत नहीं बोल रही हैं, बिल्कुल सच बोल रही हैं। अब उस दौर में आप बताइए, झंडा टांगने के चलते क्या नाम था, ओमकार मल सरैया, जो बीजेपी के और संघ परिवार से जुड़े हुए थे, उनकी हत्या कर दी गई। रामाकांत पाठक जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, वो झुके नहीं, उनके बेटे को घर में घुस करके उनकी हत्या कर दी गई। एक वैसे वकील रघुवीर शरण वर्मा जो निडर आदमी थे, उनकी हत्या कर दी गई। राजदेव रंजन पत्रकार जो यादव समाज से आते थे, उनका एक ही था कि भाई हर चुनाव में उनके खिलाफ लिखते थे, पढ़ते थे, तथ्यों पर खड़ा होकर के लिखते थे, उनको गोली मार दी गई। इस ढंग से कहा जाए तो कम से कम वैसे 64-65 लोगों को की हत्या कर दी गई। खुद जदयू के एक वकील पटेल थे जो लोकसभा चुनाव में उनके विरोध में बोलते थे, उनकी हत्या कर दी गई। सुरेंद्र पटेल की हत्या कर दी गई। एक जोगेंद्र पांडे की विधवा आज भी विलाप कर रही हैं, यही पपोर की, उनकी हत्या कर दी गई। क्या था भाई? आप उसी संस्कृति को बढ़ाना चाहती? अगर आपके अंदर साहस है, हिम्मत है, तो आप ये कहिए कि सिवान की जनता, हमारे जो मरहूम उनके शौहर थे, उनकी गलतियों के लिए वो मांगे क्षमा। अगर और दूसरा चीज, अगर उनको इतना ही भगवा से प्रेम है तो बीजेपी ज्वाइन कर ले, ज्वाइन करने की घोषणा करें। वो नहीं कर सकती। देखिए, ऐसे लोग उसी राजनीति को, उसी धारा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं माले में रहा हूं, ईमानदारी से मैं कहता हूं, इसे कहने में कोई संकोच नहीं है। उस आइडियोलॉजी से, माले की उस राजनीतिक लाइन से, उस पूरे चिंतन प्रक्रिया से मैंने अपने आप को अलग किया और उस राजनीतिक संस्था से मैं अलग होकर के मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मैं आया। इसका मतलब ही है हम पुरानी राजनीति को, उस दौर की जो पूरी एक हत्या की राजनीति थी, उस राजनीति को मैंने खारिज किया और एक नई धारा की 2004 से मैंने एक नई धारा की शुरुआत की। ये साहस उनके अंदर नहीं है और आज हम समाज को, चाहे अगड़े समाज के लोग हैं, चाहे पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, सबको मैं एक धागे में बांध करके लेकर चलना चाहता हूं
और सीवान में एक ऐसा सेतु बनना चाहता हूं कि अगड़े भी उस सेतु से पार करें, पिछड़े भी पार करें, दलित भी पार करें और अल्पसंख्यक समाज के न्यायपूर्ण लोग भी उस सेतु से पार करें। आपके विरोधियों के द्वारा एक सूची जारी की गई थी जिसमें बहुत सारे हत्याओं की चर्चा है और कहा गया कि इन सारे हत्याओं के पीछे रमेश कुशवाहा थे। इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कहेंगे। हम माले में 80 से लेकर के 2000 तक रहे, लेकिन चंद्रशेखर जो जेएनयू के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या 31 मार्च 1997 को होती है। आप उस हत्या के पहले मेरे ऊपर 107 भी नहीं था, आप देख लीजिए, 107 भी नहीं था इतने दिनों के अंदर। उस हत्या का चूंकि मैं सूचक बना, क्योंकि उस समय सारे लोग डर गए थे, भयभीत थे, माले के लोग, कोई एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं था। मैं उस हत्या का सूचक बना और तुरंत 3 महीना के अंदर मेरे ऊपर 3 हत्या का मुकदमा शहाबुद्दीन ने करवा दिया, जो मेरे और सारे मामले टोटल हो गए। एक मुकदमा जिसमें पुलिस हमको बरी कर दिया था, आरोप मुक्त कर दिया था, पिछले विधानसभा चुनाव में 19 लोगों के जरिए साजिशन लग करके, चूंकि मैं चुनाव में था और कोर्ट ने शो मोटो ले लिया, एक कानूनी प्रक्रिया। और जिस दिन वो घटना घटी, जो व्यक्ति हम पर एफआईआर किया वो आदमी बेहोश था, एफआईआर नहीं किया और उसका गलत साइन दूसरे ने किया है। हमारे पास उसके प्रूफ है, मैंने कोर्ट में चैलेंज भी किया है जी। उस व्यक्ति का एफआईआर नहीं है, उसका 4 पहले का, जिस केस में वो व्यक्ति जेल में था और कोर्ट में आकर के जो कोर्ट हाजिरी होती है तारीख, उसमें जो साइन किया है उस साइन से और जो एफआईआर की साइन है ठीक बिल्कुल विपरीत है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं आज तक एक आदमी पर मैंने कोई फायर तक नहीं किया, किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा है। हाँ, मैं उस राजनीति में था, लेफ्ट राजनीति में था। लेफ्ट एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है और संगठन के जरिए उसकी पूरी लाइन ही थी सशस्त्र संघर्ष की, तो उसमें हम थे। लेकिन जब हमको एक पूरी समझदारी हुई कि भाई हम तो गलत रास्ते में हैं, हम गलत जगह फंस गए हैं, यह देश गांधी का देश है, यह देश सुभाष चंद्र का देश है, यह देश भगत सिंह का देश है, यह देश सावरकर का है। आप पूरा, बहुत सारे लोग सावरकर को, माने खास करके लेफ्ट लोग सिर्फ आलोचना से शुरू करते हैं, लेकिन सावरकर के बारे में कहीं उनका डेप्थ नहीं है, कहीं कोई गहराई नहीं है। हम ये कह रहे हैं, हम सबको कहते हैं कि भाई ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी विचारधारा से असहमति हो सकती है, लेकिन सावरकर को क्या आरोप लगता है? माफी नामा। अरे भाई, जो व्यक्ति लंबे समय तक जेल रहा हो, हमने देखा कि इमरजेंसी काल में बहुत सारे लोग जेपी मूवमेंट में जेल थे, सब लोग हस्ताक्षर करके बहुत सारे लोग जेल से निकल गए। क्या गुनाह था? रणनीति होती है, एक रणनीति होती है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसे लोगों से, हमारा डिफरेंसेज है। मैं उस विचारधारा को बहुत पहले, 2.5 दशक पहले मैंने छोड़ दिया। और आज कोई व्यक्ति, इतना दिन पहले क्यों नहीं आरोप लगता था भाई, आज क्यों लग रहा है? चुनाव है इसलिए आरोप लग रहा है। ये लिस्ट दूसरा कोई जारी नहीं किया, उन्हीं लोगों के जरिए एक जारी किया हुआ लिस्ट है। अरे पहले भैया तुम अपना लिस्ट तो जारी करो, बताओ तुमने कितने लोगों को मरवाया, क्यों व्यवसायी भाग रहे थे, क्यों यहां से पूंजी पलायन कर रही थी? या रमेश कुशवाहा को कोई व्यक्ति कह सकता है किसी व्यवसायी से वो 5 रुपया मांगे हो, या कोई व्यवसायी डरता हो? यहां तो वकीलों पर थप्पड़ चला है भाई सीवान में, और खुद उस व्यक्ति ने चलाया है थप्पड़। और आप वो कह रही हैं कि हम उनके अधूरे सपने को पूरा करूंगे। लग रहा था कि वो गांधी थे, महात्मा थे, और उनके सपने को आप पूरा करने के लिए प्रण ले लिया। ठीक है, आपके शौहर थे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज भी पूरा मीडिया उनको माफिया डॉन के रूप में ही देखती है। और पूरा जब तक ले हो जाने जाएंगे, इसी रूप में जाने जाएंगे, वो महात्मा गांधी नहीं हो सकते। हम इसी रूप में उनको देखते हैं। उनके बारे में एक और प्रचार चलता है कि बड़ी विकास पुरुष थे जी, बड़ी प्रचार चलता है, ये क्रिएट किया गया है। अरे भैया, उस समय सड़कों की हालत सीवान में क्या थी? सड़कें गड्ढे में थी या गड्ढे में सड़क थी? कहीं किसी गांव में बिजली नहीं थी, किसी गांव
कोई गांव पक्की सड़क तक नहीं जुड़ा हुआ था, उसको आप विकास का मॉडल बनाना बता रहे हैं। उनके डर से यहाँ के डॉक्टर कांपते थे और प्रचार क्या किया था, उन्होंने फीस कम करा दिया था, इस रूप में प्रचार किया जाता है। अरे भैया, आज यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, पढ़ाई हो रही है, 6 अरब की लागत से मेडिकल कॉलेज मैरवा में बन रहा है। हर प्रखंडों में, बहुत ज्यादा प्रखंडों में यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज बने हुए हैं। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? पूरा एक भय का वातावरण नहीं है, ये नहीं आपको दिखाई दे रहा है? वो मॉडल बिल्कुल विकास का मॉडल नहीं बल्कि विनाश का मॉडल था। और सिवान तो इस रूप में बहुत पूरे देश में बदनाम था। कुछ दिनों तक तो लोग राजेंद्र बाबू की भी चर्चा नहीं करते थे, स्थिति ये हो गई थी। हम कह रहे हैं कि इतिहास के वो काले धब्बे थे और काले धब्बे को पुनर्बहाल नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज तो यही चाहेगा। हर समाज जो सभ्य समाज है, जो सचमुच राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है, अपने बिहार का नए सिरे से निर्माण करना चाहता है, सिवान को एक नए सिवान के रूप में देखना चाहता है, उस दौर में कम से कम तो नहीं जाएगा। रमेश जी, ऐसा मान लिया जाए कि 25 मई को जो मतदान हो रहा है, उस मतदान में सिवान की जनता आपके पत्नी को यहाँ से सांसद निर्वाचित कर देती है। तो इस चुनाव में तो हम लोग कई मुद्दों पर बात किए हैं, अलग अलग दलों के नेता आए, बहुत सारे हमारे जैसे पत्रकार आए, बहुत सारी बातों की चर्चा की। लेकिन मुझे जैसा व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूँ कि सिवान की जो पूरी चुनाव की ये रही, चुनाव प्रचार की जो वास्तविक स्थिति ये थी कि यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों की खूब चर्चा हुई, चुनाव के भगवाकरण की चर्चा खूब हुई, लेकिन सिवान के मुद्दों पर कहीं कोई बात नहीं उठा। तो अगर सिवान की जनता आपको ये सौभाग्य प्रदान करती है कि आपकी पत्नी सिवान का प्रतिनिधित्व दिल्ली के सदन में करे, तो मैं जानना चाहूँगा और सिवान की जनता भी जानना चाहेगी इस चैनल के माध्यम से कि आपकी पहली जो 4-5 प्राथमिकताएं होंगी सिवान को लेकर के। राष्ट्रीय स्तर पर दल गठबंधन क्या करेगा, बिहार के स्तर पर क्या करेगा, ये अलग का मुद्दा है। सिवान को लेकर के आपकी कुछ जो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं जो आपने तय किया होगा, हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सिवान को जनता को बतावें। देखिए, एक तो ये है कि अमूमन जनप्रतिनिधियों के बारे में शिकायत रहती है कि चुनाव जीतने के बाद वो जनता के बीच नहीं जाते। एक तो मैं पहला काम करूंगा कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, और मेरे स्वभाव में है, मैं घर में बैठने वाला आदमी नहीं हूं, मैं जनता के बीच जाता हूं। और जनता का मतलब ये नहीं होता है कि आप जिस सोसाइटी से आते हैं उस सोसाइटी में जाइए। जनता में सभी तबके आते हैं, अगड़े आते हैं, पिछड़े आते हैं, दलित आते हैं, महादलित आते हैं, अल्पसंख्यक समाज भी आता है। एक तो मैं काम करूंगा कि मैं सबके बीच जाऊंगा, पहली बात। दूसरा है कि जो एनडीए के जितने कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लिए खून पसीना बहा रहे हैं या मेरे व्यक्तिगत शुभचिंतक हैं जी, हमसे सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, जदयू के कार्यकर्ता हों, लोजपा के कार्यकर्ता हों, या हम पार्टी के जो यहाँ हैं, या उपेंद्र कुशवाहा के भी, मैं सारे कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करूँ। तीसरा, नेताओं के बारे में अमूमन शिकायत रहती है कि भाई फोन करने पर लोग फोन नहीं उठाते। जी, आज तो भाई मोबाइल का दौर है, आज से 20 वर्ष पहले तो दौर नहीं था। मैं पहला काम करूंगा कि फोन उनका रिसीव करूंगा। अगर किसी कारण से 5-10 मिनट व्यस्त हो गया तो मैं इधर से कॉल बैक करके उनसे बात करूंगा, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हो या हमारे कोई मन आम जनता ही क्यों ना हो, उससे कहीं कोई दिक्कत। मेरे स्वभाव में मैं फोन उठाता हूं, ये मैं शिकायत नहीं रहने दूंगा। तीसरा चीज, ऐसे मैं समझता हूं, अमूमन लोग पूछते हैं माननीय सांसदों से या विधायकों, जनप्रतिनिधियों से कि आगे विकास क्या क्या करेंगे। देखिए, हमारी व्यक्तिगत साफ मान्यता है, विकास निर्भर करता है सरकार की नीतियों पर। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की नीतियों पर विकास निर्भर करता है।
और प्रतिनिधि का काम होता है कि अपने क्षेत्र में विकास की योजनाओं को लाना, जो नीतियां बनती हैं उसको लाना। तो हमें उम्मीद है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, बिहार में कई जगह मेडिकल कॉलेज बने, यहां भी सिवान में भी बन रहा है, या जो भी विकास की जो योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से बनेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से बनेगी, उस योजनाओं को मैं बाखूबी सिवान में कार्यान्वित कराने की मैं कोशिश करूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे कोई व्यक्ति अकेले, जिस तरह शहाबुद्दीन के लोग क्रिएट कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन ने ये कराया वो कराया, अरे सरकार की विकास की कोई योजना थी तो आपने कराया क्या? तो मैं ये कह रहा हूं कि एक सांसद को 25 करोड़ मिलते हैं। एक 25 करोड़ में जहां इतना 6 विधानसभा है, उसे कौन सा विकास हो सकता है? किसी निधि से, माने सांसद निधि से बहुत विकास होगा नहीं है, लेकिन हां जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं आएंगी और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं होगी, हमारी पत्नी का नाम भी विजय लक्ष्मी है, विजयी होंगी, और लक्ष्मी हम लोग मोदी जी से नीतीश जी से मांग करके लाएंगे और यहाँ विकास कराएंगे। एक और मुद्दा, बहुत लोग अमूमन एक ही मुद्दे पर यहाँ बात हो रही है, सिसवन ओवर ब्रिज का जो ढाला है, रेलवे क्रॉसिंग है, उस पर लोग पूछते रहते हैं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। और वाकई में सिवान की जनता की जरूरत है, चाहे वो पश्चिम के रहने वाले लोग हों, पूरब के रहने वाले लोग हों, सबकी जरूरत है एक ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज बने। मैं इस मांग को जोरदार ढंग से केंद्र सरकार के सामने और उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो भूमिका होगी माननीय नीतीश जी से मिल करके मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरी पत्नी चुनाव जीतेंगी, उनके कार्यकाल में एक काम को कराया जा सके। पिछले सांसद जो निवर्तमान सांसद होने जा रही हैं, उनके विषय में एक आरोप है कि वो सीधे नहीं मिलती थी जनता से, उनके पति ही सारे कार्य को करते थे। तो क्या हम विजय लक्ष्मी देवी से ये अपेक्षा रख सकते हैं, सिवान की जनता ये अपेक्षा रख सकती है कि सिवान की जनता और सांसद के बीच में मिलने के लिए किसी सेतु की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जब कोई जाएंगे, मैं तो आज भी, मैं विधायक था उस समय 12 बजे रात तक कोई आया तो मैं मिल लेता था। 1-1 बजे रात में लोगों ने फोन किया, सोए हुए अवस्था में हम जग करके फोन मैंने उठाया। ये काम मेरी पत्नी भी करेंगे, कोई भी व्यक्ति सीधे मिल सकता है। हम बीच में आम जनता और आम कर्जकर्ता और हमारी पत्नी के बीच में मैं कोई दीवार नहीं बनूंगा, वो सीधे संवाद होगा दोनों के बीच। सबसे अंत में एक बात है जो जनता की बात है, सिवान की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग है कि सिवान से बनारस के लिए और सिवान से पटना के लिए सीधी कोई ट्रेन सेवा नहीं है। जब पटना का नया पुल बना तो सिवान के लोगों को ऐसा लगा कि हमारे शहर से डीएमयू सेवा शुरू हो जाएगी। बनारस हमारा आस्था का केंद्र है, चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी सिवान के अधिकांश लोग बनारस जाना पसंद करते हैं, और सिवान से बनारस की कोई सीधी ट्रेन नहीं है। तो आप चुनाव जीतते हैं तो क्या आपके प्राथमिकता की सूची में ये दोनों मांगे रखी जा सकती हैं? बिल्कुल, मना हम पहले से भी मन बनाए हुए हैं, क्योंकि हम पब्लिक में जा रहे हैं तो कई जगह इशू उठ रहा है। तो मैं सीधे केंद्र सरकार के सामने, माननीय रेल मंत्री के सामने, मेरा पूरा भरपूर प्रयास रहेगा कि सीधे सिवान से बनारस के लिए ट्रेन जाए, सिवान से पटना के लिए ट्रेन खुले। ये मेरे, क्योंकि हम लोग भी कुछ भुक्तभोगी रहे हैं। कभी कभी अगर ट्रेन, सीधी ट्रेन अगर होती तो काहे लिए हम लोग इतना डीजल वगैरह जलाते, हम लोग सीधे ट्रेन पर बैठते आराम से चले जाते हैं। और ये जनता के है, इच्छा है। इस जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि जनता की इच्छा आकांक्षा को रिप्रेजेंट करें। तो मैं एक कोशिश करूंगा और मैं इसके लिए प्रयास ही कर सकता हूं और भरपूर प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसमें सफलता मिल जाए। चलिए, धन्यवाद। सिवान डायलॉग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप देख रहे थे अभी परमार मीडिया और रमेश सिंह कुशवाहा की सीधी बात। ये सिवान डायलॉग पर आप देख रहे थे।
हमारा यह कार्यक्रम, हमारी यह सीधी बात आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। आप जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।